वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज ईपीएस 12 का एक सेकेंड चैप्टर है जिसका नाम है इन्वायरमेंट स्कैनिंग, यानी पर्यावरण या वातावरण का सूक्ष्म अध्ययन। साइंस जब पढ़े होइएगा तो पता चलेगा वातावरण क्या है, तो जिसमें कोई जीव सांस लेता है, अपनी तमाम सारी क्रियाएं करता है, नहीं, जो सांस लेना, खाना पीना, घूमना फिरना वगैरह जो करता है वही उसका वातावरण है। नहीं, जहाँ मनुष्य सांस नहीं ले सकता मंगल ग्रह पर वातावरण नहीं है, अनुकूल वातावरण आपका नहीं है। बट हम लोग यहाँ वातावरण का जो अध्ययन करेंगे वो व्यवसाय के बारे में, जो अनुकूल वातावरण होते हैं उसके लिए अध्ययन करेंगे। चलिए चैप्टर शुरू करने से पहले याद करा दे आपको, लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बच्चों शेयर भी करें। आप मेरे स्टूडेंट हैं तो जरूर शेयर करेंगे अपने सर्किल में। चलिए, तो इस चैप्टर से जो क्वेश्चन पहले आते हैं हम उस क्वेश्चन को आपको अवगत करा दे, बता दे कि कौन कौन से क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और क्या इस चैप्टर से पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। देखिए, अच्छे मार्क्स लाने के लिए पढ़ना चाहिए जितना जरूरी है, उतना जरूरी ये भी है क्या नहीं पढ़ना चाहिए। कभी कभी होता क्या है कि नहीं पढ़ने वाला चीज़ पढ़ने में बच्चा को समय बहुत नष्ट हो जाता है और दिक्कतें होती है। इस चैप्टर से जो क्वेश्चन 2012 में, 13 में, 17 में और 2028 में भी आ सकता है, वो क्वेश्चन कौन है कि 12, 13, 17 में पूछा है। कहता है इंसेंटिव्स आर नॉट कंसर्न विथ, प्रेरणाएं संबंधित नहीं है। बताइए किसी से नहीं, हम हर दिन एक क्वेश्चन पूछते हैं। कहता है इंसेंटिव आर नॉट कंसर्न विथ, प्रेरणाएं संबंधित नहीं है किससे, रिबेट से, छूट से, कर से मुक्ति, एग्जेम्पशन ऑफ टैक्स। तीसरा है बीज पूंजी का प्रावधान, प्रोविजन ऑफ द सीड्स कैपिटल। और लास्ट डी में है एक मुश्त भुगतान, लमसम पेमेंट। यह क्वेश्चन 3 बार पूछा है, चौथा बार इस बार पूछेगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन फिर से मैं रिपीट कर दूं, प्रेरणाएं संबंधित नहीं है, इंसेंटिव आर नॉट कंसर्न विथ। क्वेश्चन आ जाएगा अगर आपने पूरी वीडियो देखा है, सारा मेहनत आपका और मेरा दोनों आदमी का सफल हो जाएगा। इसका आंसर है, याद रखिए, लमसम पेमेंट से। किससे है? लमसम पेमेंट से। इस चैप्टर का ये क्वेश्चन याद रखना है। दूसरी क्वेश्चन याद रखना है आपको कि सब्सिडी इज, आर्थिक सहायता जो सरकार सब्सिडी देती है ना, उसी को कहते हैं। तो कहता है कि सब्सिडी इज, सब्सिडी जो है वो क्या है बताइए। सब्सिडी सरकार जो है पुनर्भुगतान के रूप में आपको देती है। न रियायत है, कंसर्न है, बट्टा है, रीपेमेंट है, नन ऑफ दीज है। क्या ये रीपेमेंट है, एक प्रकार का आपको छूट मिल जाता है जिसके थ्रू आप सरकार को पेमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन इसका याद रखिएगा। लॉन्ग वाले क्वेश्चन इस चैप्टर में से क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन क्या होता है, वो क्वेश्चन इस चैप्टर से प्राय क्वेश्चन आता ही नहीं। सीबीएसई में एक बार पूछा था कि पर्यावरण का जो माइक्रो स्टडी है उसका क्या बेनिफिट्स है और क्यों किया जाता है। और झारखंड में पूछा था कि पर्यावरण का स्टडी जो है वो इंटरप्रेन्योर के लिए क्यों इंपॉर्टेंस रखता है। दैट मीन्स आपको पूछता है इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट, ये क्वेश्चन पूछा था। और अपने बिहार बोर्ड के मॉडल सेट में आता है क्वेश्चन, एग्जामिनेशन में नहीं है कि व्हाट इज मार्केट इन्वायरमेंट, बाजार वातावरण क्या है, और सूक्ष्म अध्ययन से आप क्या समझते हैं, ये सब क्वेश्चन। तो आइए हम पहले डिस्कशन करते हैं और आपको इसी चैप्टर में मैं बता दूंगा क्या पढ़े और क्या नहीं पढ़े, क्योंकि पढ़ने वाली बात अगर आप नहीं पढ़ने वाले दोनों बात जानेंगे तो आपको अच्छा होगा। पहला नंबर हम लोग क्या समझते हैं कि व्हाट इज इन्वायरमेंट, पीछे वाले चैप्टर में बताए थे, आपको याद होगा। चलिए, तो इन्वायरमेंट क्या है, किसी बिजनेस से एक बाहरी शक्ति है, बाहरी फोर्स है, नहीं, जो उस इंटरप्रेन्योर को की कुशलता को इफेक्टिव करता है, प्रभावित करता है, तथा जिस पर उद्यमी का कोई कंट्रोल नहीं होता है, नियंत्रण नहीं होता है। उद्यमी का कोई कंट्रोल उस पर नहीं। उद्यमी का कंट्रोल इसलिए नहीं है कि जो एक्सटर्नल फोर्सेस होता है उसको हम लोग रोक नहीं सकते हैं। जो आपका इंटरनल फोर्सेस होगा उसमें आप चेंज कर सकते हैं, एक्सटर्नल को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द कॉजेज, या देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट। पर्यावरण 2 प्रकार के होते हैं, एक आंतरिक पर्यावरण और एक बाहरी पर्यावरण। तो इंटरनल जो इन्वायरमेंट है जिसको आंतरिक पर्यावरण कहते हैं, उसके अंतर्गत क्या आएगा, लैंड, प्रोडक्शन, कैपिटल, लेबर, बिल्डिंग, ऑर्गेनाइजेशन, etc। तो ये इंटरप्रेन्योर में बीएसटी का जब मेरा लेक्चर देखिएगा
तो आपको मिलेगा, ये सारे के पास होता है नहीं। मगर जब एक्सटर्नल आ जाते हैं, जैसे इकोनॉमिक है, सोसाइटी है, पॉलिटिक्स है, लीगल है, टेक्नोलॉजी है, कंपटीटर है एंड कस्टमर है, जिसको ग्राहक कहते हैं। तो पहला असर सामाजिक है। समाज, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो उसका व्यवसाय भी कहाँ होगा? समाज में ही होगा। जब समाज में उनका व्यवसाय होगा, समाज उनका इफेक्ट करेगा ही करेगा। उससे पहला पॉइंट क्या मैंने बताया? इकोनॉमिक, यानी आर्थिक कारण। तो आर्थिक कारण में, इकोनॉमिक इफेक्ट्स में क्या देखते हैं, ये बहुत बड़ा गहरा प्रभाव डालता है। उद्योग व्यापार स्वयं एक आर्थिक क्रिया है नहीं। जो बिजनेस करते हैं, हम लोग कॉमर्स में क्या पढ़ते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी पढ़ते हैं। हमारा सोशल इफेक्ट जो होता है वो भी बिजनेस से ही रिलेटेड होता है, लेन देन में होता है। तो ये आर्थिक क्रिया है। और आर्थिक क्रिया में क्या होता है? आर्थिक विकास का स्तर होता है। आर्थिक विकास का स्तर में, जैसे कोलगेट विकासशील एवं अविकसित देशों के लिए जहाँ बाजार कम आय वाला है के लिए कम मूल्य वाली बात समझ। देखिए, आर्थिक विकास में जहाँ पे लोग डेवलप कंट्री में हैं और जो डेवलपर कंट्री में, जो विकासशील में है, जो विकसित कंट्री में है, तो विकसित कंट्री में प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा होने के कारण वह महंगी चीज़ का निर्माण करना चाहिए। और जहाँ प्रति व्यक्ति आय कम है तो वह मीडियम क्लास की चीज़ का प्रोडक्शन करना चाहिए। सेकेंड होता है इकोनॉमिक पॉलिसी। सरकार जब इकोनॉमिक पॉलिसी जो बनाती है, राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी, बिजनेस पॉलिसी, ये सब आते हैं, तो ये कुछ प्रतिकूल प्रभाव डालता है। आपको याद होगा कि जब 1977 में जनता दल की सरकार थी, आज से ठीक 6 साल पहले कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह पीएम थे। अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तो जैसे जैसे सरकार बदलता है, वैसे वैसे उनकी पॉलिसीज़ भी डिफर हो जाती हैं, बदल जाते हैं। जैसे अभी टिकटॉक को बैन कर दिया गया, इंडियन मार्केट से बाहर कर दिया गया, उनकी तरह और सारे ऐप को बंद कर दिया गया। जरा सोचिए कि जिनका करोड़ों का ट्रांजैक्शन हो, एकाएक है कि आप मार्केट से बाहर हो जाइए, तो क्या ये संभव है? होना तो होगा। तो वैसे कंडीशन में आपको नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो हम लोग को उसके लिए भी सर्वाइवल एक पॉलिसी याद करनी चाहिए। याद कीजिएगा 77 में जब सरकार बनी थी, देवगौड़ा या किसका सरकार था, चलिए किसी की सरकार थी, हाँ जनता दल की सरकार थी। जब बहुराष्ट्रीय कंपनी के खिलाफ में बहुत सारे नारे लगे थे, विदेशी बाहर जाओ बाहर जाओ। उस समय में मेरे को याद है कि कोको कोला, पेप्सी, नहीं पढ़ा हुआ है, याद है चूँकि मैं तो जन्म उसके बाद गया, तो कोको कोला, पेप्सी सबको बैन किया गया था। और फिर जब कांग्रेस की सरकार आई, तो याद कि जब मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे इंडिया के, तो उस वक्त उनको क्या किया गया था? रोक दिया गया था नहीं। चलिए, तो हम बता रहे थे कि पॉलिटिक्स जैसी सरकार किसी का बदलता है तो उसकी पॉलिसीज बदल जाते हैं। तो पॉलिसीज बदलने का प्रभाव ये होता है कि बिजनेसमैन को फिर से थोड़ा सा अपने आप को अरेंज करना पड़ता है। इसीलिए ना कहा जाता है कि बिजनेसमैन को चंदा देना चाहिए पर प्रत्यक्ष राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करनी चाहिए। आइए, टेक्नोलॉजी जो फैक्टर है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। टेक्नोलॉजी फैक्टर सभी आदमी को समझना चाहिए। तकनीकी कारण में देखते हैं कि नए नए जो इक्विपमेंट होते हैं वो प्रोडक्शन को काफ़ी इजी करते हैं। और अभी के बिजनेस में जो लोग ज़्यादा सुंदर अच्छा अट्रैक्टिव सामान बनाते हैं, उसी का बिक्री ज़्यादा होती है। जैसे मान लीजिए कपड़ा है, हम लोग पैंट शर्ट टी शर्ट कुछ भी खरीदते हैं, तो जो पहले 77 के समय में लोग जब कपड़ा खरीदते थे तो कहता था वो दुकानदार बहुत है, टिकाऊ है ना, 1 साल चलेगा ना। अभी अगर किसी को कह दिया जाए कि ऐसा कपड़ा लीजिए 5 साल में फटेगा, तो खरीदवे नहीं करेगा। अभी देखते हैं फटा हुआ लोग खरीद के ही लाते हैं। तो अभी टेक्नोलॉजी जो है स्टाइल खोजता है, ठीक ना। तो इसीलिए क्या कहता है कि उसको देखना चाहिए। जैसे अमेरिका अपने यहाँ 110 वोल्ट की बल्ब बनाती है, भारत में या दुनिया को सप्लाई करता है 240 वोल्ट की करती है। तो जिसको जितना ज़रूरत होता है, ठीक उसी के अनुसार आपको बना के सामान पोस्ट करना पड़ता है, मार्केट में उतारना पड़ता है। एक आपको पता है सोशल फैक्टर। देखिए, समाज में शिक्षा का असर, जनसंख्या का आकार, लिंग अनुपात, रीति रिवाज, परंपराएं, लोगों की रुचि, फैशन, शहरीकरण, जीवन यापन के तौर तरीके, लोगों की आय का स्तर आदि को निर्धारित करता है। देखिए, आय का स्तर बहुत फैक्टर रखता है। हम लोग मास्टर है, लॉकडाउन में देखिए हालत खराब है सब टीचर का नहीं। तो अभी जो एक्सपेंसेस है वो पहले के बनिस्पत कुछ कम किए, वरना जीना मुश्किल हो जाता ना। तो साहसी को, यानी जो इंटरप्रेन्योर है, उसको जो स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए, वो इस सब बातों को ध्यान में रख के बनाना चाहिए। नहीं कलर, रंग, शुभ अशुभ, हरा रंग वगैरह सब। जैसे कि देखिए,
कलर से कुछ होता नहीं है, ये मेरा व्यक्तिगत फैक्टर है, व्यक्तिगत चीज मानना है। परंतु सोचिए कि हरा रंग मुसलमान के लिए इतनी फेवरेट कलर, ईसाई सब व्हाइट कलर पहनता है, और हिंदू सब जो है वो गेरुआ रंग पहनता है। यानी क्या डिफर हुआ है कि हम लोग सादे लिबास में शादी नहीं करते, नहीं, ईसाई सब सादे लिबास में ही शादी करता है, अंतर हुआ ना। नहीं, लाल रंग में हम लोग समाज में शादी होता है। तो सामाजिक स्तर को बनाए रखने के लिए, आप तो बिजनेसमैन है, समाज में कमाई रखने के लिए इस सब चीज को ध्यान रखनी चाहिए। दूसरी बात सामाजिक कारण एक ये भी है कि बिजनेस में आप जैसे होली आ गया और आप होली नहीं मनाते हैं, फिर भी होली का टोपी वगैरह बेचिए, सब पहन के भी रखिए, ताकि सबको लगे कि हाँ होली है और आपका व्यवसाय निश्चित चलेगा। राजनीति पॉलिटिकल घटक तो बता दिए, टेक्नोलॉजी हो ही गया। एक होता है लीगल फ्रेमवर्क, जैसे सरकार अपनी नीतियों और कानून द्वारा उद्योग व्यवसाय को नियंत्रित करती है, अतः इस घटक के चलते ही पर्यावरण का प्रभावित होना स्वाभाविक है। कुछ उद्योगों को तो सार्वजनिक क्षेत्र में लिए गए सुरक्षित रखा जाता है, तो कुछ को में ढील दी जाती है। कारखाना अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी, देखिए न्यूनतम कारखाना अधिनियम जो फैक्ट्री का लागू हुआ था, तो उसमें अमेंडमेंट 2020 में हुआ है और वो यूपी में अभी लागू होने वाला है। तो ये नेक्स्ट ईयर जब बुक छपेगी तो उसमें आएगा, और आपको यूट्यूब में के माध्यम से पहले ही बता दे रहे हैं कि कहाँ इसकी प्रवर्तन हुई है। योगी सरकार जो है इसके संबंध में लाया है। पहले था कि इतना घंटा से ज़्यादा किसी को काम नहीं किया जा सकता है, 18 साल से नीचे के बंदे को काम नहीं दिया जा सकता है, महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान अतिरिक्त छूट मिलती थी, और वो सब अब बंद हो जाएगा। नहीं, अब जितना काम उतने पैसे। हेनरी फ्यूल का सिद्धांत मानना चाहिए, लोग कम मान रहे हैं। प्रतियोगी घटक, कॉम्पिटिटिव जो होता है, जैसे कंपटीटर का मतलब समझते हैं क्या होता है, जिसे प्रतियोगी बाजार कहते हैं। जिस तरह का काम एक दुकानदार करता है, ठीक उसी तरह का काम अगर कोई दूसरा करे उसे प्रतियोगिता कहते हैं। जैसे मैं कोचिंग पढ़ाता हूँ, इंटर, बीए, एमए, बीबीए, एमबीए, इस सब को। अब कोई बंदा मेरे बगल में कोचिंग खोलता है जो 1 to 10 का कोचिंग खोलता है, तो वो मेरा कंपटीटर नहीं है, क्योंकि वो काम करता ही नहीं जो मैं कर रहा हूँ। पढ़ाता तो वो भी है, पर मेरी क्लास को नहीं पढ़ाता है। और जब वही बगल में मेरा कोई कोचिंग खोलता है जो आई कॉम, बी कॉम, एम कॉम, बीबीए, एमबीए, सीपीटी पढ़ाने लगे, तो वो मेरा कंपटीटर कहलाएगा। तो यहाँ पर क्या कहता है कि जो प्रतियोगी होता है वो नए नए उत्पाद, प्रोडक्शंस वगैरह की जानकारी अपने पास रखना चाहिए और सभी को नहीं बताना चाहिए। तो आइए, तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर आप तो ये जो घटक बताए, जो पर्यावरण का प्रकार बताए, ये तो बाहरी पर्यावरण था, इंटरनल के बारे में थोड़ा बताते, लैंड, बिल्डिंग वगैरह इस सब के पास होता है मेरे भैया, इसीलिए इसको डील नहीं किए हैं एग्जामिनेशन में। या आप सोसाइटी में देखते हैं तो लैंड तो सब देखता है, सारे बिजनेसमैन के पास अपना बिल्डिंग होता है, कैपिटल होता है, एंड सीड्स कैपिटल होता है। नहीं, चलिए अब एक क्वेश्चन और आता है कि पर्यावरण का जो स्कैनिंग है वो क्यों है, वातावरण सूक्ष्म अध्ययन परीक्षण क्यों किया जाता है, यही क्वेश्चन लिखिएगा इम्पोर्टेंस उसके महत्व में। तो पहला उसका है हेल्पफुल इन स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन, यानी व्यूह रचना के निर्माण में सहायक होता है, स्ट्रेटेजी बनाने में। नहीं, पहला कहता है वातावरण का सूक्ष्म अध्ययन करने से व्यवसाय में होने वाली समस्याओं का हल खोजा जा सकता है और व्यवसाय के विकास में गति प्रदान की जा सकती है। जो व्यवसाय का डेवलपमेंट होगा ना, उसमें गति होगा। दूसरा कहता है व्यवसायिक खतरों और अवसरों की पहचान करता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉसिबल थ्रेट अपॉर्चुनिटीज, जो भी अवसर होता है ना उसको क्या करता है, थ्रेट्स कर लेता है, यानी वो पहचान कर लेता है, नोइंग हो जाता है। तो शुभ अवसर की पहचान इसलिए हो जाता है कि उसका स्टडी वो एकदम माइक्रो लेवल से करता है, एकदम सूक्ष्म लेवल से करता है, और ताकि उससे दिक्कतें नहीं होती हैं। क्योंकि हर पार्ट का स्टडी कर रहा है ना, तो आने वाले जो जोखिम होते हैं उसको पहचान जाता है। थर्ड पॉइंट है इसका, वातावरण का सतत विश्लेषण, कंटिन्यूअस एनालिसिस ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में ऐसा नहीं कि एक बार प्रॉफिट कमा लेता है तो फिर शांत हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। वो उसका कंटिन्यूअस प्रोसेस के रूप में उसका स्टडी करता है, और तब जाके वो उसके लिए काम करता है। नहीं, और वह यह भी उसके साथ अध्ययन इस पॉइंट में करता है कि हम अपने व्यवसाय को, अपने कैपिटल को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं। 4 नंबर में है हेल्पफुल ऑफ द मैनेजर्स, प्रबंधकों को सहायक। कहता है हेल्पफुल मैनेजर के वातावरण का विश्लेषण प्रबंधकों के लिए भी सहायक सिद्ध हुआ है। जिन व्यवसायों में वातावरण का विश्लेषण किया गया है उनकी कार्य क्षमता उन व्यवसायों की तुलना में अधिक रही है
जिनसे ऐसा नहीं किया जा सकता है। मतलब जो स्टडी करते हैं उनका आगे रहता है, जो स्टडी नहीं करते वो इस फील्ड में पीछे हो जाते हैं। देखिए व्यवसाय कौन सी होता है, पहला नंबर हमारे तरह से समझ लीजिए कि वैसा बिजनेस जो आपको मेंटली थकाता नहीं हो, आपको काम करने में मजा आता हो, वो आपके लिए सफिशिएंट है और उसको खूब बढ़िया ढंग से करना चाहिए। नहीं, काम कोई भी काम कॉमर्स करता है, कोई भी काम बेहतर काम होता है, तो उसे परेशान नहीं होना चाहिए। आगे भविष्य का पूर्वानुमान, नहीं जो फ्यूचर है उसका वो क्या कहते हैं, फ्यूचर के बारे में प्रिडिकेशन कर लेता है। प्रिडिकेशन मतलब प्रीडिक्शन मतलब पूर्व अनुमान कर लेता है। वातावरण का सूक्ष्म विश्लेषण कर प्रबंधक वर्ग न केवल भारी समस्याओं का हल ढूंढने में सक्षम हो जाते हैं, बल्कि उसकी समस्याओं के समाधान के लिए भी वो हमेशा एक्सरसाइज करते रहते हैं, प्रयत्नशील रहते हैं। तो ये इसका इम्पोर्टेंस था, ये स्कैनिंग था। तो चलिए हम इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ लिए हैं और इसके रिसोर्सेज का प्रभावशाली यूज यहीं से सीखते हैं हम लोग। जो संसाधन होता है उसका प्रभावशाली उपयोग कैसे हो, इसके बारे में लोग पढ़ लेते हैं। इसके कठिनाई भी है, तो कठिनाई से क्वेश्चन नहीं आता, इसकी सीमाएं आज तक नहीं पूछा, ठीक है। बस इसमें यही इस बार याद रखिएगा, फिर नेक्स्ट ईयर में इसके नेक्स्ट प्रॉब्लम्स बताएंगे आपको। इसका एक तो देखिए लिमिटेशन देख लीजिए, कभी पूछा नहीं है पर फिर भी बता देते हैं, ये पूछेगा भी नहीं। क्या है कि लिमिटेशन ऑफ इन्वायरमेंटल एनालिसिस। देखिए लिमिटेशन में इन्वायरमेंटल एनालिसिस का क्या होगा, उपकरणों की प्रभावशीलता की गारंटी नहीं, नो गारंटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंट। कहता वातावरणीय विश्लेषण अपने आप में किसी संस्था की प्रभावशीलता की गारंटी नहीं है, यह तो मात्र व्यू रचना है जो विकास के परीक्षण में सहायक होता है। जो डेवलपमेंट है उसके विकास में क्या होता है, ये आपको हेल्पफुल करता है। नंबर 3 है व्यवहारिकता की कठिनाई। कहता है वातावरणीय विश्लेषण कार्य, देखिए कहता है इसका समस्या कह रहा है कि जो भी इतना चीज़ जो इसका यूज़ में जो आप बता दिए सिस्टम है, मैक्रो माइक्रो दोनों, या पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है, इकोनॉमिकल फैक्टर है और इंटरनल है, एक्सटर्नल है, तो ये बहुत जटिल प्रक्रिया है जो सबसे नहीं हो सकता है। थर्ड इसका बता रहा है कि जो पास्ट होता है या फ्यूचर कहिए, पास्ट नहीं, पास्ट से आप सीख सकते हैं नहीं, और जो फ्यूचर होता है वो सर्टेन नहीं होता है। इस साल जून में बारिश नहीं हुई, इसका यह मतलब नहीं कि अगले साल जून में बारिश नहीं होगी। देखिए 2020 में कितना बारिश हो गई, जून जुलाई दोनों में, और उससे पहले नहीं हुआ था ना। तो यही सर्टेनिटी नहीं होने के कारण इसका जो भविष्यवाणी होता है वह गलत हो सकता है। नहीं तो चलिए ये रहा लेसन नंबर आपका 2। तो आप लोग प्लीज़ 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 शेयर सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए ताकि आपको और अच्छे से अच्छे वीडियो मिल सके, ठीक है। और आपको नेक्स्ट वीडियो में हमारा मिलेगा मार्केटिंग असेसमेंट का वीडियो में बहुत जल्द दूंगा। थैंक यू।